संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2005। 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। ठीक है। सबसे पहले किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो वो है तमिल। तमिल को 2004 में मिला था, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा कन्नड़ 2008 में मिला उसको। ठीक है। तेलुगु भाषा को भी 2008 में मिला है। मलयालम को 2013 और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। ठीक है। शास्त्रीय भाषा टोटल 6 हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शारदा एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। ठीक है। और वीडियो को एक लाइक आप जरूर कर दें। ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे अधिक जूट कहाँ होती है? मतलब भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन डी बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है। ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो जूट है ना इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ओके। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। नीलगिरी की पहाड़ी में क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो फ्रेंड्स नीलगिरी की जो पहाड़ी क्षेत्र है ना वहाँ पे कॉफ़ी की खेती की जाती है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु में है, इसको भी याद रखिएगा। और नीलगिरी की जो पहाड़ी है उसमें सबसे ऊंची जो चोटी है ना उसका नाम है दोडा बेटा। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो फ्रेंड्स यूएन की जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो 5 होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। वहीं पर आपको पूछ लिया कि नॉन परमानेंट कंट्रीज कितने होते हैं, तो होते हैं 10। और नॉन परमानेंट कंट्री जो अस्थायी देश होते हैं ना वो 2 साल में बदलते रहते हैं। ठीक है। तो इसको भी आप याद जरूर रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे एडीबी भी कहते हैं उसका मुख्यालय है ऑप्शन डी मनीला में। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनीला। भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं भारत की सबसे लंबी बांध की तो है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पे बना है उड़ीसा राज्य में। ठीक है। तो हीराकुंड बांध की जो कुल लंबाई है ना वो 4800 मीटर है। वैसे पूछता नहीं है आपसे, लेकिन आप इसको याद रखिएगा। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1968, ऑप्शन बी। ठीक है। देखिए ये जो लोकपाल है ना सबसे पहले जो आया था वो स्वीडन में आया था। तो पूछता है कि लोकपाल पूरी दुनिया में सबसे पहली बार कहाँ पे आया था? तो आया था स्वीडन में, जहाँ पे उम्बर्समैन के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है। भारत के पहले लोकपाल के नाम अगर पूछ ले आपसे, जो कि 2019 में बनाए गए थे, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है। इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के पहले लोकपाल हैं ये पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नाम। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है संतोष यादव। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि विश्व की कौन महिला है जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तो उनका नाम हो जाएगा जुंको तबई, ये जापान की हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला कौन है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ती हैं। वहीं पर संतोष यादव जो है 92 और 93 लगातार 2 सालों में 2 बार चढ़ती हैं माउंट एवरेस्ट पे। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है तीनों, तो आप तीनों को याद रखेंगे। अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध थे? तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। ठीक है। अमीर खुसरो जो है ना सितार एवं तबला का आविष्कार इन्होंने ही किया है, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। ठीक है। अमीर खुसरो को हिंद का तोता या फिर तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। एग्जामों में इनसे सवाल बहुत बार बनते हैं। ठीक है। दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ दिफू दर्रे की, ये जो दिफू दर्रा है ना वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जो पासेस होते हैं, जो दर्रे होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे बॉमडिला दर्रा, वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा, वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। जलेपला दर्रा जो कि सिक्किम में है।
एक आपको याद रखना है बुर्जिल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में है, एक है माना दर्रा जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, ये सारे दर्रे इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप याद रखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे दर्रे होते हैं। ठीक है, 2 4 5 और आप नेक्स्ट कभी आएगा कोई क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? तो फ्रेंड्स ये जो गांधीवादी विचारधारा है ना उसका मूल आधार है धर्म और नैतिकता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, धर्म के बारे में किसने कहा था कि जनता के लिए अफीम है? अजंता गलती से टाइप हो गया। ठीक है, धर्म के बारे में किस व्यक्ति का ओपिनियन था कि ये जनता के लिए अफीम के समान है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का कहना था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये फ्रेंड्स जर्मनी का था, तो कभी कभी इसका नेशनैलिटी भी आपसे पूछता है, तो इसको भी आप याद जरूर रखिएगा। ठीक है, रजत क्रांति संबंधित है। तो फ्रेंड्स रजत क्रांति जो है ना वो संबंधित है अंडा उत्पादन से। ऑप्शन बी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और उत्पादन और क्रांतियां हैं जो आपको जाननी चाहिए, जैसे श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, हरित क्रांति अनाज उत्पादन से है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है और गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये जो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है ना वो असम राज्य में है, तो इसको याद रखिएगा। भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर के गुजरती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी मिर्जापुर। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 3 सवाल और बनते हैं। भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और ये जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप कोई भी पॉइंट को जो है इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मुंबई। ठीक है, तो मुंबई याद रखिएगा 1954 में से बनाया गया था, 1954 में से स्थापित किया गया था। ठीक है, राशियों की कुल संख्या क्या है? ज्योतिष क्षेत्र में जो राशियां होती हैं जैसे कर्क मकर कुंभ ये सब राशियां होती है ना, वो टोटल कितनी होती हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन सी 12। ठीक है, राशियों की कुल संख्या है 12। इसके अलावा नक्षत्रों की कुल संख्या अगर आपसे पूछ ले तो वो है 27। ठीक है, और ग्रहों की संख्या अगर पूछ ले मतलब हमारे जो सौर मंडल है उसमें टोटल 8 ग्रह हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। पूछता है कि सूर्य के सबसे नजदीक में कौन से ग्रह है और सबसे दूर में कौन सी ग्रह है? तो सबसे नजदीक में है बुध ग्रह और सबसे दूर है वरुण ग्रह। ठीक है, सूर्य से नजदीकी के मामले में जो पृथ्वी है ना वो तीसरे नंबर पे है। सूर्य के सबसे बगल में है बुध, उसके बगल में है शुक्र, फिर है पृथ्वी और उसके बाद है मंगल। ठीक है, तो इनके जो नंबर्स हैं जो ऑर्डर है वो याद रखिएगा, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स भारतीय आज़ादी के समय जो है ना वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। ठीक है, ऑप्शंस गलत हैं तो आप ऑप्शंस पे ना जाएं। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ आप बस नोट करते हुए चलें कि जब भारत आज़ाद हो रहा था उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। इसके अलावा पूछता है कि जब राउंड टेबल समिट हो रहा है 1930 31 32 उस टाइम पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका उसका नाम था मैकडोनाल्ड। ठीक है, मैकडोनाल्ड आप याद रखिएगा, KFC मैकडोनाल्ड, आपको राउंड टेबल समिट में वो चीज़ें याद आ जाएंगी। इसके अलावा एक समय की और प्रधानमंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय पे कौन था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? उसका नाम था पामस्टन। ठीक है, तो ये तीनों प्रधानमंत्री के नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, तो यहाँ से रिलेट करके सवाल बन जाते हैं एग्जामों में। ठीक है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना की संधि कब की गई? तो फ्रेंड्स ये जो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना की संधि जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये की गई थी 1932 में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1932। कभी कभी पूछा है कि कहाँ पर की गई थी, तो यरवदा जेल एक है, यरवदा सेंट्रल जेल। ठीक है, पुणे में, वहीं पर ये संधि ये मीटिंग करी गई थी, तो ये जगह भी आप याद रखिएगा। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो फ्रेंड्स राजा रवि वर्मा जो है ना वो केरल के थे और त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है। और फ्रेंड्स इनकी एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है हंसा दमयंती। ठीक है,
जो कि राजा रवि वर्मा ने ही बनाया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा, हंसा दमयंती। ठीक है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो फ्रेंड्स सवाल ये पूछ रहा है कि बिहार की जो नदियां हैं, कारो, पुनपिन, कोयल और सोन नदी, ये इनमें से कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकल करके आती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सोन नदी। ठीक है। देखिए ये अमरकंटक की जो पहाड़ी है, यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट नदियों का उद्गम है। एक है नर्मदा, दूसरा है महानदी और तीसरा है सोन। और इसके जो बहने वाले डायरेक्शन है ना, ये सोन नदी बिहार आ जाएगी, तो ये उत्तर की दिशा में बहेगी। इसके अलावा नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में जाकर के मिल जाती है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और महानदी जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है, और वो पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है। तो तीनों नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक है। और ये किस ओर बहती है ना, इनसे भी सवाल बनते हैं। ठीक है। तो तीनों का उद्गम स्थल तो एक है और डायरेक्शन तीनों अलग अलग है, तो इनको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य कहाँ से भारत आया था? फ्रेंड्स ये जो मार्को पोलो है ना, ये वेनिस यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेनिस यानी कि इटली से भारत आया था। ठीक है। ये इटली का यात्री था। और कभी कभी ये पूछता है आपसे कि ये भारत किस मतलब टाइम पे आया था, तो 1292 से 1294 के मध्य। ठीक है। तो आप याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। प्रसिद्ध तमांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये जो प्रसिद्ध तमांग मठ है ना, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सबसे पहले तो इस बात को आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और टोटल 22 क्वेश्चन थे इस वीडियो में। और ऑप्शंस को डिस्कस करते हुए करीब 50 क्वेश्चन के आसपास हमने आज डिस्कस करा है। ठीक है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।